देखिए करंट अफेयर की और साथ में स्टैटिक जीके की। इसमें करंट अफेयर के साथ-साथ हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट सवाल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 लपेट दिए इसी में ही। तो 100 में से छाँटने की कोशिश की है कि 100 में से अगर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन रखें, यानी कि मेरा एक अनुमान है कहने का। हालाँकि जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन है और ये 60-70 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में से छाँटे गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छाँट के रखे गए हैं। तो देखना वीडियो। पहला सवाल है, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के नवीनीकरण की लागत पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करता है? आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। लेकिन इस रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, इस रिपोर्ट की जो बात की गई है, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट ये किस आर्टिकल में कही गई है? ये आर्टिकल है 151। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 151 में सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है आर्टिकल 148 के अनुसार। ठीक है, हमें जो वर्तमान सीएजी हैं वो संजय मूर्ति हैं। ठीक है, संजय मूर्ति इस समय वर्तमान सीएजी हैं और ये कौन से हैं? 15वें हैं ये इस समय पर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सनराइज सेक्टर। ये सनराइज सेक्टर से चर्चा में रहा था, किससे का? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र जो होते हैं वो सनराइज सेक्टर कहलाते हैं, जो शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, वन अधिकार अधिनियम 2006। इस अधिनियम के अंतर्गत ये जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सभी एक जैसे हैं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। भारतीय वन अधिनियम ये 1927 का है। वन संरक्षण अधिनियम तो ये आया था 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और 86 में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। तो इनकी डेट भी पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि इनको जो है मिलाओ, इनमें मिलान करने के लिए जाता है। एक तरफ अधिनियम लिखा जाता है और एक तरफ उनके सन लिख दी जाती है, तो उसमें मिलान के लिए भी आता है। तो ये देख लेना एक बार। तो ये हैं। अगला सवाल है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण ISFR 2023 के अनुसार ये ISFR जो है वन स्थिति रिपोर्ट होती है, वो कितना प्रतिशत है? यानी कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, यह सवाल में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 25.17। ये कुल वन और वृक्ष आवरण है। लेकिन अगर अलग अलग बात करें कुल वन कितना है, तो कुल वन जो है वो 21.76% है, 21.76%। और अगर वृक्ष आवरण की बात करें तो ये 3.41% है। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, टोटल पूछा जा सकता है, केवल वन पूछा जा सकता है, केवल वृक्ष पूछा जा सकता है। तो 2023 की ISFR रिपोर्ट है 2023 की। ठीक है, ये 18वीं रिपोर्ट है 2023 की। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे होंगलापाड़ गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति के बारे में क्या विशेष बात है? तो यानी कि क्या विशेष बात है इसके बारे में, होंगलापाड़ गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो पहला है कि वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का घोषित किया गया है। दूसरा, अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई है। यही ठीक है, इसमें तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई है इस वाले होंगलापाड़ अभ्यारण्य में। और ये है कहाँ पर? असम के अंदर है। ठीक है, ये असम के अंदर है, असम में है होंगलापाड़ अभ्यारण्य। मार्च 2025 तक कुल वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 573 है। याद रखना 573 है। और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है 2025 तक राष्ट्रीय उद्यान 103 है, 103। इसके अलावा अगर बात करें 1940 में 1940 को पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो मधुमलाई ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था 1940 में। इसके अलावा 1936 में इससे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हो गई थी। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो यूके में हो गई थी 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। लेकिन वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और मधुमलाई जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1940 में गठित हुआ था। तो दोनों में से कोई सा ही पूछा जा सकता है। अगला है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? तो 2015 में किया था आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए, बाकी नहीं है। और दूसरी बात, आधार कार्ड योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि आधार कार्ड योजना ये कब लागू हुई थी या कब से शुरू हुई थी? तो पहली बात तो 2009 में UIDAI
इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म पता ही है, आधार कार्ड पे भी लिखी हुई होती है। और जाहिर सी बात है, इसकी फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा 2009 में इसकी स्थापना की, तभी से इसका शुरुआत हो गई थी। लेकिन पहला जो आधार कार्ड बना था, फर्स्ट आधार कार्ड जो बना था, वो सबसे पहले बना था 2010 में। 2010 में बना था 29 सितंबर को। 29 सितंबर को बना था, ये भी पूछा जा सकता है। और किसका बना था? तो ये महाराष्ट्र की हैं रंजना सोनवणे। रंजना सोनवणे हैं ये, महाराष्ट्र की। तो इनका बना था सबसे पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किससे संबंधित हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आदिवासी संरक्षण, आदिवासी जनजाति संरक्षण नहीं, कुछ समुदाय को, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। कुछ समुदाय को आपराधिक घोषित करने के लिए ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था 1871 में, लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड मेयो के द्वारा ये आपराधिक घोषित करने के लिए शुरू किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है, या इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन किस आधार पर किया है? पहली बात, विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1954 को, ठीक है। तो बाल समान लिंग विवाह को इसके अंतर्गत नहीं माना। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कि इसके अंतर्गत नहीं माना है, इस श्रेणी में नहीं आएगा ये समान लिंग विवाह। और दूसरी बात, विवाह जो है वो विवाह मूल अधिकार है नहीं। विवाह जो है, विवाह करना ये मूल अधिकार नहीं है। अगर मूल अधिकार नहीं है तो ये जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट से तो बाहर हो जाएगा। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये संसद के क्षेत्राधिकार का मामला है। संसद या राज्य की विधानमंडल इस पर कानून बनाएगी। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। तो ये बात इसमें है। अगला है, भारत में वैश्विक भोग सूचकांक जीएचआई 2024 में किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक भोग सूचकांक जीएचआई 2024 में किस स्थान पर रहा? तो इसमें रहा ये 2024 में 105वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 105वें स्थान पर। कुछ जो अभी सूचकांक जारी हुए हैं हाल ही में, तो वो इम्पोर्टेंट है कुछ, तो मैं उनको लिख रहा हूँ, उनको एक बार देखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक है, तो ये 2024 में 39वां स्थान रहा था। वैश्विक नवाचार में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में 2024 में 39वां स्थान रहा था। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें 2024 में 116वां है ये जीपीआई। और दूसरा है ये 115वां, यानी कि 2025 में 115 रहा था और 2024 में 116 रहा था, यानी कि एक स्थान का इसमें फ़ायदा हुआ है। विश्व प्रेस सूचकांक, यानी कि ये 191 पर है। हिनले पासपोर्ट 50वें स्थान मिला है और विश्व प्रसन्नता ये 118वां स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं इनको, और आसान है ये। इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कर दिए हैं ये। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बना है? पहली बात तो, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में जब स्थापना हुई थी, तब उस समय इसका नाम ब्रिक था, केवल ब्रिक था इसमें। यानी कि इसमें पहले था ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, और से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। यानी कि ब्रिटेन, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। अगले साल ही साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था, तो इसका नाम फिर ब्रिक्स हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रिक्स हो गया था। इसके अलावा ये 2024 से 2025 के बीच में, 2024 से 25 के बीच में इसमें 6 देश और शामिल हो गए। पहले 5 थे, 6 और शामिल हो गए, तो टोटल इसमें 11 सदस्य हैं, ठीक है। तो 11वें सदस्य कौन जुड़ा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इंडोनेशिया इसमें जुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। तो ये कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुआ है। और 18वां जो होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा ये 2026 के अंदर होगा। तो ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा, 2026 में भारत में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें हो गई हैं। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 9 जनवरी को। क्यों क्यों मनाया जाता है कि 9 जनवरी को? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और साउथ अफ्रीका गए कब थे? 1893 ईस्वी में गए थे। 21 साल के बाद वहाँ से लौटे थे। 21 साल में पूछ लिया जा सकता है कि कितने साल में वहाँ से लौटे थे। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। और 2025 में जो मनाया गया है 9 जनवरी को, यानी कि 8 और 10, 8, 9, 10 ये 3 दिन मनाया गया है। तो ये मनाया गया है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। तो पूछा जा सकता है ये भी।
हाल ही में चर्चा में रहे यूएपीए अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? तो यूएपीए अधिनियम में किस वर्ष शामिल किया गया था आतंकवादी गतिविधियों को? पहली बात तो ये यूएपीए कब का अधिनियम है? 1967 का अधिनियम है। ये भी पूछा जा सकता है कि 1967 का अधिनियम है ये। इसके अलावा ये 2004, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। 2004 में आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था यूएपीए अधिनियम में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया है? तो लिंग का अनुपात कम हो गया है हरियाणा के अंदर, कितना कम हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 8% कम हो गया है। यानी 2023 में अगर लिंगानुपात देखें तो कितना था? 916 था, और अब 2024 में 910 हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े भी ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तटरेखा में वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 48%, यानी कि 47.6 हो जाएगा इसका। यही 48 के पास है, 48% की लगभग वृद्धि हुई है इसमें। अब ऐसा नहीं है कि इसमें तटरेखा हमने कहीं से जोड़ लिया है, कहीं से नया भू इसमें क्षेत्र जोड़ लिया है, ऐसा नहीं है। ये इस वजह से हुआ है कि कोई आधुनिक तकनीक के द्वारा माप की गई है, इस बार अच्छे से की गई है आधुनिक तकनीक से। तो उसमें जो है पहले कितना हुआ करता था? 7516.6 हुआ करता था, 7516.6 किलोमीटर हुआ करता था ये। अब इसको जब आधुनिक तकनीक से इसकी माप की गई है तो ये निकल के आया है 11,098 किमी के लगभग निकल के आया है, 11,098 किलोमीटर। तो ये इसमें वृद्धि हुई है 47 या 48% की, ये ठीक हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है हाल ही में 5 या और दिया कब गया है? ये अक्टूबर 2024 को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, अक्टूबर 2024 को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। इसके पहले कितनी भाषाएं थी जो उसमें जिनको शास्त्रीय दर्जा मिला हुआ था? वो 6 भाषाएं थी। 2004 में, 2005 में दो को मिला था, 2024 लिख दिया ये। 2004 में मिला था, 2005 में मिला था 1 को, इसके अलावा 2008 में 2 को मिला था। ठीक है, उसके अलावा फिर 2013 और 2014 इनमें कुछ भाषाओं को दर्जा मिला है। तो ये पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि 2008 में किन भाषाओं को मिला था, या 2013 में किसको मिला था, 2005 में किस भाषा को मिला था। इसके अलावा ये 22 भाषाएं हैं और ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं। इसके अलावा ये देखते हैं तो कि 2004 में कब किसको मिला था? 2004 में मिला था तमिल को, 2004 में तमिल को। 2005 में ये मिला था संस्कृत को, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत को 2005 में मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। इसके अलावा 2008 में मिला था तेलुगु और कन्नड़ को, मिला था 2008 में। 2013 में मिला था मलयालम को मिला था, और 2014 में उड़िया को मिला था, उड़िया। तो ये कितनी भाषाएं होंगी? 6 भाषाएं होंगी। तो 6 भाषा साथ ही है, अब 5 भाषा और जोड़ दी गई, तो कुल टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं अब हाल के अंदर। अगला सवाल है, भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ पर बैठक हुई है? तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ पर बैठक हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दुबई में हुई है, दुबई के अंदर। अगला सवाल है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कैशलेस उपचार योजना का नाम सुनकर सीधा आ सकता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल है, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो किस योजना को लागू करने जा रही है ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, PLI। ठीक है, ये किसके लिए? ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया कब की योजना है? ये पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। तो 2014 में आई थी मेक इन इंडिया। स्टार्टअप आई थी 2016 में, और स्किल इंडिया 2015 में आई थी। तो ये पूछा जा सकता है, और ये गलत हो जाते हैं, ये भी नोट किया होगा आपने, ये अक्सर गलत होते हैं। मेक इन इंडिया 2014 की, स्टार्टअप इंडिया 2016 की, स्किल इंडिया 2015 की है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का है ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ इंडिया। तो भारत का तो है ही भारत रत्न। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज क्रोस है ब्रिटेन का, जॉर्ज क्रोस, ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी पूछा जा सकता है। और फ्रांस का था ही, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का है। हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज को अंतरिक्ष में उगाया है? तो अंतरिक्ष में इसरो ने किस पौधे के बीज को उगाया है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, लोबिया को, लोबिया का उगाया है।
अगला सवाल है, इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की है? तो इक्वाडोर में हाल ही में आपातकाल की स्थिति घोषित हुई है। उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। ठीक है, क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। ज़्यादातर जो राजधानियाँ पूछी जाती हैं वो ऐसे ही देशों की पूछी जाती हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे इक्वाडोर अब चर्चा में है आपातकाल की वजह से, तो इक्वाडोर की राजधानी पूछी जा सकती है। तो क्विटो इसकी राजधानी है। उसकी अगर मुद्रा की बात करें तो यूएस डॉलर है इसकी। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं अब हम। गंगाधर गंगधार, तो ये गंगाधर है। ठीक है, गंगाधर है ये। गंगाधर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा इसका, साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, साहित्य में। और 2025 में किसको मिला है ये? 2025 में तो ये मिला है प्रतिभा प्रतिभा सतपथी। ठीक है, ये मिला है प्रतिभा सतपथी, उड़िया से। उड़िया भाषा में है, इस उड़िया भाषा की साहित्य है ये, उड़िया भाषा की साहित्यकार है, तो इनको मिला है ये। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, तेजस्विनी नाम दिया गया है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेलों का? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये इसका आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में आयोजन हुआ, उसका शुभंकर क्या था इसका पूछा जाता है, शुभंकर। ठीक है, शुभंकर इसका, तो शुभंकर इसका मौली, शुभंकर मौली है। और 39वां जो होगा, या 38वां था, और 39वां जो होगा 2026 में, तो ये मेघालय में होगा, मेघालय। ठीक है, आज ये 2027 में होगा। ठीक है, 2027 में होगा मेघालय में, क्योंकि 2025 में तो हुआ ही है ये, तो 2 साल में होता है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, इसमें देरी भी हो सकती है। 38 ये राष्ट्रीय खेल जो होते हैं हर 2 साल में होते हैं, तो 25 में तो हुआ उत्तराखंड में, तो 27 में मेघालय में होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में पहली बार तटीय और वेदर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, गुजरात में। ये अभी चर्चा में रहा था। 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी पहली बात तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। और किसने जीता संतोष ट्रॉफी? ये जीती है पश्चिम बंगाल ने, सबसे ज़्यादा लगभग 33वीं बार जीता है इसने ये संतोष ट्रॉफी, और रिकॉर्ड जीते 33वीं बार पश्चिम बंगाल की। और किसको हराया है? केरल को हराया है। केरला को हरा करके ये जीता है। और कहाँ पर हुआ था ये? हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में 2025 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। और इसके अलावा इसमें कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी अलग अलग सीमा होती है। जैसे एक लाइफ टाइम पुरस्कार होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है रिटायर्ड खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने अतीत में बहुत अच्छा योगदान दिया है खेल के अंदर, तो उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने इसमें बताई है। आगे इसका आंसर खेल मंत्रालय हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? अब इसी तरह की बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस तरह की ट्रॉफी दी जाती है, कि ये किसको दी जाती है? ये दी जाती है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो वो किसको दिया जाता है? रिटायर्ड खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में। अगला है, हाल ही में प्रतिबंधित किए जाने और पुनः प्रतिबंध हटाए जाने के कारण चर्चा में रहे मेथिल कोबालमिन किस विटामिन का एक रूप है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, विटामिन बी12 का एक रूप है मेथिल कोबालमिन, विटामिन बी12। अगला है, शरद का पूरा नाम क्या है? तो शरद का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, शरद। अगला है, पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? तो पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? तो पूरक अनुदान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बजट सत्र के दौरान। एक होता है अनुपूरक अनुदान की मांग कब की जाती है? तो ये की जाती है आर्टिकल 115 में बात की गई है इसकी, आर्टिकल 115 में इसमें ये बात की गई है जब बजट पेश किया जाता है और किसी विशेष कार्य की विशेष बात के लिए अगर उस बजट में उस राशि जो है कम रह जाती है वो, तो उसकी मांग की जाती है अतिरिक्त। तो यही आर्टिकल 115 में है, और तब अनुपूरक मांग की जाती है। यही चीज़ आर्टिकल 115 में, और पूरक अनुदान या बजट सत्र के दौरान इसकी मांग की जाती है। अगला है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ
फ्रेगेट्स फ्रेगेट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, नीलगिरी। अगला है शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर काम करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ध्वनि तरंग का उपयोग इस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। तमु लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमु लोसार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, गुरुंग समुदाय द्वारा नेपाल के अंदर। ठीक है, नेपाल के अंदर मनाया जाता है तमु लोसार। और केवल बात करें लोसार की, तो लोसार ये सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है ये। इसके अलावा अगला सवाल है, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो भारत के पहले समुद्री कांच का पुल है पहला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कन्याकुमारी सी ब्रिज या कन्याकुमारी गिलास ब्रिज, ये भी नाम है इसका। अगला है, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका, विलो। इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर के आसपास है लगभग। ठीक है, 77 मीटर की समथिंग इसकी लंबाई है पुल की, तो इसका विलो हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारी में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HSP70 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोह के गुटों ने कब्जा कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलेप्पो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेप्पो पर। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, चेन्नई। अगला है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला, और इसका विषय क्या था? सवाल में पूछा गया है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम भारत के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। अगला है, भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, CBI। इसमें एक बात याद रखना, विश्व पुस्तक मेला जो 2025 का विषय तो हो जाएगा हम भारत के लोग, लेकिन इसमें फोकस देश कौन था? तो रूस था इसमें फोकस देश, ये भी पूछा जा सकता है, फोकस देश रूस। 18वां प्रवासी, इसमें भारत पोल का हो गया, CBI हो गया, भारत पोल नेटवर्क ये एजेंसी ने विकसित किया है, CBI ने विकसित किया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी ब्यूरो यानी कि CBI के जो प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं। ठीक है, प्रवीण सूद ये इसके प्रमुख। और NIA के प्रमुख कौन है? NIA के प्रमुख है सदानंद बसंत, ये NIA के प्रमुख हैं। इसके अलावा IB के प्रमुख हो जाएंगे तपन डेका और रो, इसके पूछे जा सकते हैं। रो के जो प्रमुख है वो पराग जैन है। ठीक है, पराग जैन ये इसके प्रमुख हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, भुवनेश्वर में 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वे नारायणन। और इन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है ये जसप्रीत बुमराह। और अगर महिला में बात करें, पूछा जाता है महिला के बारे में, तो महिला में न्यूजीलैंड की हैं अमेलिया कर। ठीक है, अमेलिया कर है ये, इनको मिला अमेलिया कर, इनको मिला है, न्यूजीलैंड की हैं। अगला है, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? NVS-02 उपग्रह का ये प्रक्षेपण किया है इसरो ने 29 जनवरी 2025 को। तो ये कौन सा उपलब्धि है, यानी कि कह सकते हैं कौन सा प्रक्षेपण है, कौन सा लॉन्चिंग है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 100वां प्रक्षेपण है 2025 में 29 जनवरी को NVS-02 का। पहला प्रक्षेपण जो था वो पहला उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था जो 1975 में लॉन्च हुआ था, 1975 में। और इसका पूछा जा सकता है किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था ये? तो ये हुआ था लॉन्च सोवियत कॉस्मोस 3M, इस रॉकेट से लॉन्च हुआ था ये, सोवियत। ठीक है, ऐसा क्यों था, ये कहाँ का था? सोवियत का ये था ये रॉकेट, लेकिन उस समय ऐसा था कि भारत का अपना रॉकेट नहीं था, इसलिए ये यहाँ से लॉन्च हुआ था। अगला है, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रियंका इंगले। और ये विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये खो खो विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में यह आयोजित हुआ है। और इसमें
प्रियंका इंगले भारतीय महिला कप्तान है। और अगर पुरुष कप्तान की बात करें, भारतीय पुरुष कप्तान की खो-खो के, तो वो हैं प्रतीक वाईकर। प्रतीक वाईकर हैं। और इसके अलावा इंडिया ने जीता है नेपाल को हरा करके, नेपाल को हराया है इंडिया ने, और इंडिया ने ये खिताब जीता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ नहीं, कब हुई है? इसमें सवाल पूछा है कब हुई है। तो ये तो कहाँ हुई है, तो ये तो पता लग रहा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। ये हुई है 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में, 20 से 24 जनवरी के बीच में हुई है ये, स्विट्जरलैंड के दावोस में। और WEF इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा। अगला है, कौन सा स्टेशन नवा भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जिनको पता है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद विहार हो जाएगा इसका, आनंद विहार। और इसमें देखो, ये मेट्रो की बात है, तो मेट्रो सबसे पहले मेट्रो कब चली थी भारत में? तो ये चली थी सबसे पहले कोलकाता में चली थी। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। ये कहाँ पर चली थी? कोलकाता में। गलत लिखा गया है कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में, कुल मिला के कोलकाता में सबसे पहले कोलकाता में चली थी पहली मेट्रो। कब चली थी? ये चली थी 1984 में, सबसे पहली मेट्रो चली थी 1984 के अंदर। अगला है, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर दिया है ये मेट्रो नेटवर्क ने भारत के। तो पहले स्थान पर तो कौन है? अमेरिका हो जाएगा, USA। सेकेंड पर चीन है, चाइना सेकेंड पर, और तीसरे पर अब इंडिया हो चुका है। वेफ्स 2025 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये वेफ्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। तो वेफ्स की फुल फॉर्म क्या है? तो वेफ्स की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, ये हो जाएगी। तो वेफ्स की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगला है, अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, गुआंतानामो बे, ये क्यूबा में स्थापित की गई है। अगला है, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, हरिवंश शर्मा। हरिवंश शर्मा, इनको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हरिवंश शर्मा को एप्पल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा HRMN अपने ही नाम पर, ये, लेकिन ये इनका नाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 99 या 89 या 79 ये या 100 ये इस तरह से आ सकता है। तो HRMN 99 इसकी एक सेब की किस्म इन्होंने विकसित की है। अगला है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। इसके लिए ये अनुजा को ऑस्कर दिया गया है 2025 में। और फिल्म कौन सी है जिसको ओवरऑल ऑस्कर दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है 2025 में? तो उस फिल्म का नाम हो जाएगा अनोरा। ठीक है, ये अनोरा फिल्म है, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है 2025 में। अगला है, 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? तो जूट के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, 5,650 प्रति कुंटल। इसके अलावा इसमें 315 रुपये की वृद्धि की गई है, 315 की 2024 के मामले में 315 रुपये बढ़ाए गए हैं। अगला है, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट योजना है स्वामित्व योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। 65 लाख से अधिक लोगों को स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं 2025 में। जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांता एना हवाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, NCPI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UPI उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना, ये ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। और व्हाट्सएप की बात करें तो इसकी स्थापना या इसकी ये कब लॉन्च हुआ था व्हाट्सएप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऐसा है नहीं, 2009 में ये हुआ था। ठीक है, 2009 में, और फरवरी का महीना था, फरवरी 2009 में ये लॉन्च हुआ था। और किसने लॉन्च किया था ये? तो ये लॉन्च किया था दो व्यक्ति थे, ब्रायन एक्टन और दूसरे थे
जैन कॉम, ठीक है, जैन कॉम, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? ठीक है, ये ऑप्शन 2025 का तो हुआ है, ये सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जगदीश सिंह खेहर। अगला है रोमानिया, और इसमें देश बताना है कौन सा देश है जो आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2025 को शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य बने हैं। तो शेंगेन जोन है, शेंगेन जोन में टोटल 29 यूरोपीय देश हैं, टोटल 29 यूरोपीय देश, जिसमें से रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया को ये पूर्ण सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2025 को। 2 टोटल 29 इसमें सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो ये देश इसमें शामिल हैं और इनको वीटो शक्ति प्राप्त है, ये स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, 5 देश है, 6 मुझे लग रहा था कि 6 तो नहीं लिखे हुए इसमें, तो ये 5 इसमें सदस्य हैं, ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं इसमें, अस्थायी सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति हर 2 साल बाद की जाती है, 2 साल का कार्यकाल के अंतर्गत। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, संजय। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री ये 2 बार बने हैं, माइकल मार्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, माइकल मार्टिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये लगभग जनवरी के थे, और इसके अलावा इससे इसमें पहली वीडियो भी है, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन है, ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 50 हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे, लगभग 112 क्वेश्चन ऐसे हैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप मान सकते हैं कि 112 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, ये छाँट कर रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे ही इसमें चेप दिए गए हैं, ये सबको छाँटा गया है इनको, ऐसे ही अब फरवरी के आएंगे, अगली वीडियो फरवरी के लिए आएगी, कुल मिलाकर हम पूरे ईयर के इसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन रखेंगे बिल्कुल छँटे हुए इसमें, ठीक है।